तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा किससे लिया गया है? लीनियर अलजेब्रा से लिया गया है। ठीक है, तो बिना लेट के मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। डिफाइन टी आर थ्री टू आर थ्री बाई टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड प्लस 2x प्लस 3y प्लस 5z कॉमा 2y प्लस 5 2z। ये हमारे पास दिया है। फिर क्या कह रहा है कि टी इज 1 1 नॉट ऑन टू, टी इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू। ऐसा करके हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सिंस देखो ये R3 से R3 पे हो रहा है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर 1 1 हो गया तो इम्प्लाई करेगा ऑन टू को। ठीक है, और अगर ऑन टू हो गया तो इम्प्लाई करेगा 1 1 को। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में यही चीज़ होगा, 1 1 तो ऑन टू है तो 1 1। तो यहीं से आप देखोगे आपके दो ऑप्शन डिस्कार्डेड है, ऑप्शन ए एंड बी। ठीक है, अगर कह रहा है 1 1 तो ऑन टू नहीं, ऑन टू भी होगा, ऑन टू होगा, और ऑन टू होगा तो 1 1 भी होगा, तो ऑप्शन ए और बी डिस्कार्डेड है। अब ऑप्शन सी या डी में से करेक्ट होगा कि 1 1 होगा तो ऑन टू भी होगा, 1 1 नहीं होगा तो ऑन टू भी नहीं होगा। उसके लिए हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, हम लोग सबसे पहले इसका क्या करते हैं, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन बनाने का काम करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म इस ट्रांसफॉर्मेशन का। तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक्स के जो जो कोफिशिएंट है उनको एक कॉलम में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, 1 है, 2 है, और उसके बाद इसका कोई कोफिशिएंट नहीं तो 0 हो जाएगा। फिर y का इसमें 0 है कोफिशिएंट, और इसमें 3 है, और इसमें 2 है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें z का कोफिशिएंट 1 है और 5 है, उसके बाद 2 है। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अब देखो, अब हम इस मैट्रिक्स को कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1 0 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने का काम करेंगे। देखो, नॉट 1 1 होने का मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल हो जाना चाहिए, और 1 1 होने का मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। बस यही हमको चेक करना है। तुम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट भी लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, बट उससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बार ऐसे देख लेते हैं, और बाकी आपके ऊपर है, आप चाहो तो डिटर्मिनेंट भी पहले ही निकाल लो, या मैं भी वही काम करता हूँ, डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेता हूँ तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या होगा, 3 2 6 माइनस 5 2 10। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, -0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 होगा। फिर +1 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये रुका। फिर क्या आ जाएगा, ये और ये रुका, क्या होगा, 2 2 4, ये हो गया -0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। देखो 6 में से -10 को अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, -4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 का मतलब 0, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4, तो क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, अगर इसको मैं ए मानूँ और ए का डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो ऑन टू भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, और ऑप्शन सी इनकरेक्ट। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसको थोड़ा सा हम थिंकिंग का बोल सकते हैं, हल्का सा। ठीक है, बाकी ये भी क्वेश्चन इजी है। क्या कह रहा है, लेट एम फॉर सम रियल नंबर एक्स। एम क्या है, कोई एक मैट्रिक्स दिया है, ये देखो मैट्रिक्स दिया है फॉर सम रियल नंबर एक्स, इफ जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एम। तो जीरो क्या हो रहा है, जीरो एक आइगन वैल्यू है एम का, हमको ये चीज दिया गया है। देन एम की पावर 4 प्लस एम होल ऑफ, ये हम वेक्टर एक बना दे रहे हैं, 1 0 1, ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, हमसे यही पूछा जा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हमको देखो, एक हिंट हमके पास, हमारे पास क्या लिखा है, जीरो इज एन आइगन वैल्यू, जीरो इसका एक आइगन वैल्यू है। ठीक है, तो देखो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो जीरो आइगन वैल्यू, तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होना चाहिए, और डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल करके आप एक्स की वैल्यू को निकाल सकते हो। बट अगर आप ऐसा करोगे तो आपका क्वेश्चन मतलब जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमको वैसा ना करना रहे, इससे अच्छा हम और क्या करते हैं, और इजी तरीके से इसको सॉल्व करने का काम करते हैं। ठीक है, हमको एक्स की वैल्यू लानी है, एक्स की वैल्यू भी हम लोग ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे क्या, देखो फर्स्ट रो दिया है और देखो सेकंड रो, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। अगर थर्ड रो में देखो, इससे ये वाली क्वांटिटी जीरो की इक्वल हो ही रही है, बट अगर से ये एक्स जीरो की इक्वल नहीं हुआ, मतलब ये वाला रो इसके आइडेंटिकल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये दोनों रो आपस में इक्वल नहीं होने, मतलब एक दूसरे के मल्टीपल नहीं होने का काम करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जब हम इसको घटा देंगे तो ये तीन के तीनों ही रो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल कभी भी नहीं होगा उस केस में। ठीक है, इसलिए अगर से इसका डिटर्मिनेंट हमको जीरो करना है तो एक्स की वैल्यू को हमको क्या पुट करना होगा, -1। ठीक है, तभी कि जिससे कि दोनों सेम सेम हो जाए और अब डिटर्मिनेंट
0 के इक्वल होने का काम करेगा। ठीक है, तो मैं m को ऐसे बना दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा 2 0 -1, क्योंकि तभी एक आइगन वैल्यू हमारे पास 0 होगी। ये आ गया, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 2 0 -1। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारे पास इतना आ गया। अब हमको क्या करना है, ये हमको पता चल गया। अब देखो, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले इसकी एक आइगन वैल्यू हमारे पास 0 है। अब देखते हैं क्या दूसरी भी आइगन वैल्यू हमको मिल सकती है। तो ऑब्जर्वेशन देखो, फर्स्ट रो का सम क्या आ रहा है, रो के एंट्रीज का सम क्या आएगा 1 आ जाएगा। सेकंड रो के एंट्रीज का सम क्या आएगा, देखो 4 -4 कैंसिल, ये भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। थर्ड रो के एंट्रीज का सम ये भी क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। अगर तीनों के तीनों हर एक रो के सम का सम एक ही नंबर है, तो मतलब वो भी एक आइगन वैल्यू होता है। तो एक आइगन वैल्यू इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो अगला आइगन वैल्यू क्या होगा, देखो सम ऑफ, अगर हम तीनों आइगन वैल्यूज का सम निकाले तो क्या होता है, वो ट्रेस के इक्वल हो जाता है। यानी कि 2 + 1 प्लस -1 इज इक्वल टू किसके होगा 0 + 1 प्लस लैम्डा, इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब थर्ड आइगन वैल्यू के। तो 1 से 1 कैंसिल, इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू फिर से कितना आ गया 1 ही आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, तीन इसके तीन आइगन वैल्यूज आ गए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा ना कि कैसे तीन इसके आइगन वैल्यूज आ गए। एक आइगन वैल्यू और इसका होगा वो भी 1 होगा, तीन के तीनों आइगन वैल्यू हमको पता चल गए। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास वेक्टर दिया है। ठीक, तो अगर से ये हमारे पास वेक्टर दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, एक आइगन वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये जो हमारे पास वेक्टर दिया है ना, ये जरूर किसी न किसी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर देने का काम किया होगा। ठीक है, तो चाहो तो हम लोग यहाँ पे इजिली देख सकते हैं कि किसके लिए ये वेक्टर काम करेगा। ठीक है, तो आप देखोगे अम, अगर हम लोग इसको पहले एम पे मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 1, तो क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 2 -1, और यहाँ पे करेंगे तो फिर क्या होगा 4 -4, और फिर क्या होगा 2 2 -1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 0 1। तो देखोगे मतलब क्या होगा, इसको चाहिए तो 1 इंटू ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो आइगन वैल्यू 1 है उसके लिए क्या होने का काम कर रहा है, ये एक आइगन वेक्टर होने का काम कर रहा है। और अगर से ये आइगन वेक्टर हो गया तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं, ये आइगन वेक्टर है, तो इसका मतलब अगर हम इसके आइगन वैल्यूज निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली क्या करते हैं, वही काम करने का काम करेंगे। m⁴ + 1 में हम लोग +4 + m में हम लोग क्या करेंगे, m की वैल्यू को 1 पुट करने का काम करेंगे, क्योंकि यही तो आइगन वैल्यूज होगा ना। इसके आइगन वैल्यू क्या क्या आ जाएंगे, तो 1⁴ + 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका एक आइगन वैल्यू 2 होगा और एक आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो ये 0 के रिस्पेक्ट में ये आइगन वेक्टर होता तो यहाँ पे हमारे पास जो आता ऑप्शन 0 0 दिया रहता, तो 0 तो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो यानी ये वाला जो आइगन वेक्टर ठीक है, तो और ये 0 का आइगन वेक्टर भी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास 0 वाला कोई ऑप्शन भी नहीं दिया है। अब 2 वाला देखो हमारे पास ये हो गया कि 2 इसका एक आइगन वैल्यू होगा, और यही हमारे पास क्या होगा उसके लिए आइगन वेक्टर होने का काम करेगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं 2 1 0 2, ये हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 0 2। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, हम्म। तो बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये भी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से दिया गया है, और ये क्या लिखा है, लेट P2/R टू P2/R बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या है, ये है सेट ऑफ ऑल लीनियर सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2। ठीक है, टी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू P(x+1), ये हो गया। ठीक है, फॉर ऑल P ऑफ एक्स बिलोंग टू P2/R इफ M इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T। M क्या है, T का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस दिस वन, इस ऑर्डर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको मैट्रिक्स को निकालने का काम करते हैं एम को। ठीक है, एम देखो हम कैसे निकालेंगे, पहले क्या करते हैं T(1) निकालेंगे। T(1) क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसको अगर P(x) बोलते हैं तो क्या होगा P(x+1), ये तो कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट पे ही चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ये P(x) था तो P(x+1) क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब T(x) में निकालने का काम करो, इसी ये भी P(x) ही है,
तो क्या हो जाएगा पी ऑफ एक्स प्लस वन, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स प्लस वन के इक्वल हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा टी ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने का काम करूँगा, तो क्या हो जाएगा पी ऑफ एक्स प्लस वन, ये भी उस यही होगा पी ऑफ एक्स मतलब ये अंदर का पार्ट, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम एम को बनाने का काम करेंगे। एम देखो कैसा बनेगा हमारे पास, पहले क्या होता था, पहले एक मिनट थोड़ा जल्दबाजी में, देखो एम हमारे पास ऐसा होगा। पहले हम क्या करते हैं फर्स्ट कॉलम को लिखने का काम करेंगे, और फर्स्ट कॉलम किसकी है वजह से लिखा जाएगा, जो हम लोगों ने फर्स्ट वेक्टर का जो हम लोगों ने इमेज निकाला, तो क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट कॉलम 1 0 0, बिकॉज ये ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगा। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा 1 1 0, थर्ड कॉलम के लिए क्या हो जाएगा 1 2 1, ये हमारे पास आ गया। ये हमने कैसे लिखा है, ये जस्ट ओनली हमने इसको क्या किया है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस के एलिमेंट लिख दिया। क्या होगा 1 + 0 इंटू एक्स प्लस 0 x², बस यही चीज़ हमने किया है। ठीक इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हो 1 + x प्लस 0 x²। अब देखो जो जो कॉफिशिएंट था वही वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ m इज 2, तो देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मेन डायगोनल का प्रोडक्ट ही क्या होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है, तो डिटर्मिनेंट इसका कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। रैंक ऑफ ए इज 2, तो रैंक देखो 3 है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। 1 इज दी ओनली आइगन वैल्यू ऑफ एम, यस 1 इज दी ओनली आइगन वैल्यू ऑफ एम, तो ऑप्शन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। नल्टी ऑफ एम इज 2, रॉन्ग, नल्टी भी 2 नहीं होगी, क्योंकि अगर ये सिंगुलर सॉरी ये हमारे पास क्या इन्वर्टिबल है, तो इसलिए इसकी नल्टी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन अच्छा लगता भी है हमको। ठीक है, तो क्या कह रहा है, लेट जी बी अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, तो जी की कार्डिनलिटी कितनी है 10 है, तो जी की कार्डिनलिटी कितनी है 10 है, तो 10 होने का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 × 5। ठीक है, तो ये देखो क्या होगा P इंटू क्यू टाइप का ग्रुप है, अगर से P इंटू क्यू टाइप का ग्रुप है, अगर से P इंटू क्यू टाइप का ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या हो गया अबेलियन भी है, अबेलियन और पी क्यू टाइप का ग्रुप, तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास जो ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप है, अबेलियन एंड पी क्यू टाइप का ग्रुप, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा साइक्लिक ग्रुप हो गया। और साइक्लिक ग्रुप है तो ऑर्डर 10 का साइक्लिक ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होता है Z10 के आइसोमॉर्फिक। ठीक है, तो जी हमारा Z10 के आइसोमॉर्फिक हो गया, हमको इतना पता चल गया। अब क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू जी सच दैट x³ इज इक्वल टू x0। ठीक है, और x0 बी एन एलिमेंट ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 2, तो जो x0 इसमें बिलोंग कर रहा है ये क्या होगा, ये ऑर्डर 2 का एलिमेंट होगा। ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू होने का काम करेगा। तो देखो हमारे पास क्या कह रहे हैं, देखो ये x की प्रॉपर्टी दी गई, तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ x³ इक्वल टू x0 लिखने का काम करता हूँ। अब क्या करता हूँ x³ दोनों साइड ऑपरेट कराऊंगा, तो x³ को अगर मैं दोनों साइड ऑपरेट कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा x³ ऑपरेटेड x³ इज इक्वल टू x0, क्योंकि देखो x³ को ऑपरेट कराऊंगा तो x³ किसके इक्वल है x0 के, तो क्या हो जाएगा x⁶ इज इक्वल टू x0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये हमारे पास बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है, तो ये हो गया। फिर अब फिर से हम इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, मतलब x⁶ को ऑपरेट कराएंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, इधर तो आइडेंटिटी ही बनेगा, x⁴ इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आई होप इतना भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये Z10 के आइसोमॉर्फिक है, तो क्या ये इम्प्लाई करेगा x⁴ ये किसकी इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी की इक्वल होना चाहिए, चाहे कोई भी x ले लें। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x⁴ मतलब उसके बाद ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन भी लगा दे x⁴ ये लगा सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, ये आइडेंटिटी की इक्वल हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट x⁴ इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इम्प्लाइज दैट ये क्या कर रहा है, हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ x होगा, ऑर्डर ऑफ x क्या होना चाहिए, या टू मतलब देखो यहाँ पे x⁴ इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ x क्या होता है, जो जो 2 के डिवाइजर होंगे 1 और 2 हो सकता है, बट अगर 1 हो गया तो इसकी पावर चाहे जितना करोगे कभी भी x0 के इक्वल नहीं होगा, तो यानी 1 नहीं लेंगे, तो यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया। अगर x का ऑर्डर 2 हो गया और हमको ऐसे ही x बताना है जिनका ऑर्डर क्या हो 2 हो, यही तो हमसे बोल रहा है ना, यही चीज़ है, वही सी x के बारे में बात की जा रही है। तो अब देखो Z10 है, Z10 में ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट होते हैं, Z10 में ऑर्डर 2 के एक ही एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो यानी इस x में ओनली एक एलिमेंट आएगा ऑर्डर 2 का,
तो पढ़ते हैं क्या कर रहा है, एक्स हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट, यस एक्स हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी के ऑप्शन आपके इनकरेक्ट है। ठीक है, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखो हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस से लिया गया है। ठीक है, तो बिना लेट के मैं इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करता हूँ। तो क्या कह रहा है, दी वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो कि ये जो आपके पास इंटीग्रेशन दिया है, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करने का काम करते हैं। देखो अंदर dx है, तो इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा, बट इस फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं कि जो कि बता दे कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग लिमिट पे जाएंगे, तो लिमिट भी हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, अगर उसकी हेल्प से क्या इसको सॉल्व करें, तो देखो क्या ये सॉल्व हो सकता है हमारा इजली या नहीं, हम लोग उसको देखने का काम करते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कर्व को ड्रॉ करने का काम करता हूँ, एक मिनट। हम्म, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कर्व को ड्रॉ करने का काम करता हूँ। एक कर्व हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखो अब हमको क्या करना है, अब हमको ये पैराबोला बनाना होगा। ठीक है, एक मिनट। तो अब हमको क्या करना है, देखो पहले लिमिट लिखने का काम करते हैं। लिमिट हमारे पास क्या क्या दिया है, एक लिखा है कि देखो पहले लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ वेरी करें, एक्स इज इक्वल टू रूट वाई टू एक्स इज इक्वल टू वन, ये वेरी कर रही है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, एक्स इज स्क्वायर इक्वल टू वाई से यहाँ तक वेरी कर रहा है। दूसरी लिमिट हमारे पास क्या है, वाई इज इक्वल टू जीरो टू वाई इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग इसके ग्राफ को ड्रॉ करने का काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये देखो पैराबोला का इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैराबोला को बनाने का काम करते हैं। तो पैराबोला देखो हमारे पास कैसा होगा, और ये देखो पैराबोला कैसा बनेगा, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ही बनेगा। ठीक है, एक मिनट, ये तो रॉन्ग हो गया, तो हम इसको हैंड से ही बना देते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास पैराबोला कुछ ऐसा बनने का काम करेगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ये हमारे पास पैराबोला हो गया है। फिर क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू इससे स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, एक्स की वैल्यू वन तक जाती है। अगर मैं यहाँ पे इसको वन मानूँ, तो वह एक्स इज इक्वल टू वन, ये हमारे पास लाइन हो गया, एक्स इज इक्वल टू वन। अब वाई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, वाई की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो मतलब ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वन पुट करूंगा अगर मैं, तो ये गर्व इसको कहाँ पे कट कर रहा है हमको ये पता चलेगा। इसमें अगर एक्स इज इक्वल टू वन पुट करूंगा, तो वाई एक्स इज इक्वल टू वन पुट करूंगा, तो क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू वन आ जाएगा। ठीक है, तो वाई की वैल्यू भी हमारे पास वन आ गई, इसका मतलब ये इसको वन कमा वन पे कट कर रहा है। ठीक है, अब वाई देखो जीरो से उठ करके कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक वन कॉमा वन तक जा रहा है। मैं पेन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो ये यहाँ तक जा रहा है, ये वन कॉमा वन हमारे पास आ गया। ठीक, अब अगर हम लोग रीजन देखते हैं कि कौन सा रीजन हमको किस रीजन पे निकाल ये दिया गया था एरिया निकालने के लिए। ठीक है, इसको इस इंटीग्रेशन को निकालने के लिए, ये देखो हमारा इसी रीजन के ऊपर बात किया गया है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर को चेंज करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाई के लिए लिमिट लगाने का काम करेंगे, ये एक्स के लिए दिया था बट वाई के लिए, वाई के लिए लगाएंगे, तो वाई की वैल्यू देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, पेन को बदलते हैं। वाई की लिमिट क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वाई इज इक्वल टू जीरो टू इस कर्व तक जा रहा है, और यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास फिर अगली लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, अगली लिमिट हमारे पास जा रही है, एक्स की लिमिट कहाँ से जा रही है, यहाँ जीरो से एक्स इज इक्वल टू वन तक, तो एक्स की लिमिट जीरो से वन तक जा रही है। अंदर इन फंक्शन को हम लोग लिख देते हैं थ्री एक्स क्यूब डी वाई हो जाएगा, बिकॉज ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया, होल ऑफ टी एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखोगे क्या होगा, ये एक्स के फंक्शन है, इसलिए हमको इसको बाहर निकाल देंगे, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो टू वन थ्री ई की पावर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ये हो गया। और उसके बाद इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक, इसके इक्वल हो जाएगा जीरो टू वन थ्री ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कहें, डी एक्स को भी हम बाहर नहीं निकालते हैं, इधर अंदर नहीं लाते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। एक मिनट, इसको ऐसे रहने देते हैं, ये हो गया होल ऑफ डी एक्स ऐसे रहेगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई आएगा, और क्या होगा, जीरो टू एक्स स्क्वायर, ये होगा हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए रहेगा, होल ऑफ डी एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं,
तो देखो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 to 1 3 e⁻x³, ये हो गया हमारे पास। और इसको जब लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा dx। अब आप देखोगे ये जो हमारे पास पूरा का पूरा फंक्शन बना, ये क्या बना है, ये देखो क्या होगा, x³। इसका देखोगे डिफ्रेंशिएशन करोगे तो अंदर का फंक्शन आएगा, यानी इस टोटल का इंटीग्रेशन हमारे पास ये हो जाएगा। और फिर क्या आएगा, 0 to 1, ये आगे लिमिट यहाँ पे पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, e⁻1 माइनस e⁻0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e−1। ये हमारे पास हो गया। तो देखते क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया, यस ऑप्शन ए हमारे पास यही ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और रेस्ट ऑफ दी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, फॉल्स ऑप्शन हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का ही सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आफ्टर सम टाइम्स मैं इन सब पे क्या करूँगा, डिटेल सॉल्यूशन वीडियोज भी लाऊंगा कि आप इसको डिटेल किस तरीके से अच्छे से समझ करके देख सकते हो इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।